हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपनी इस वीडियो सीरीज में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की हमने पिछली क्लास में माइटोकॉन्ड्रिया का ओवरव्यू पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो अधिक समय न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये है मेरे रेफरेंसेस जहां से मैंने सारा कंटेंट लिया हुआ है। फर्दर नॉलेज के लिए आप इस रेफरेंस को फॉलो कर सकते। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है जो कि सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसको हम यूकैरियोटिक सेल का एनर्जी जनरेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का सिंथेसिस इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो नग्न आंखों से आप इसको देख नहीं सकते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये दिखेगा नहीं। तो बात आती है दिखेगा कैसे? ये दिखेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आप जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, आपको आउटर मेम्ब्रेन, फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स और क्रिस्टी, कुछ इसके पार्टिकल्स नजर आएंगे जिसे हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आएंगे। दोस्तों, अब चलते हैं हम इन्हीं को एक एक करके डिटेल में सीखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन ये है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को चारों ओर से कवर किए हुए है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन बहुत स्मूथ सरफेस की होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और इसमें प्रोटीन जो होते हैं पूरी तरीके से एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आपने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। दोस्तों, अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है, लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है। इसमें प्रोटीन पूरी तरीके से एम्बेडेड होते हैं, धंसे होते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीग्रल प्रोटीन्स का नाम देते हैं। इन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन्स को कहा जाता है दोस्तों पोरीन्स। ठीक है, अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं ये है एक लेयर, ये है दूसरा लेयर, ये है। ये सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाई लेयर का बना हुआ होता है। आप देख सकते हैं ये प्रोटीन है, पूरी तरीके से धंसा हुआ एक प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है जो पूरी तरीके से धंसा हुआ है। तो ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? इंटीग्रल प्रोटीन्स कहा जाता है। इन प्रोटीन्स को हम माइटोकॉन्ड्रिया में इन्हीं को हम पोरीन्स कह रहे हैं। ये पोरीन्स करते क्या है दोस्तों? ये पोरीन्स साइटोसोल से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आयंस को, मेटाबोलाइट्स को, न्यूक्लियोटाइड को, शुगर को और मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। अगर मैं आप इसको सेल में बंद कर दूं तो आपको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है? ये है सेल। ठीक, ये सेल हो गया और ये पोर्शन फिर क्या हो गया? साइटोसोल। ठीक, ये साइटोसोल हो गया। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि साइटोसोल से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, आगे मैं डिस्कस करूंगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को, आप देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो दोस्तों, पोरीन क्या करता है? पोरीन साइटोसोल से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आयंस को, मेटाबोलाइट्स को, शुगर हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसी पोरीन्स की वजह से ये आउटर मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होती है। ठीक, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये स्पेस हम जिसकी बात कर रहे थे, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हाइयर प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है। इसमें प्रोटॉन कहाँ से आ जाता है दोस्तों? आप इसको अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा प्रोटॉन की कहानी, इसमें प्रोटॉन कहाँ से आ जाता है। और इसमें जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि साइटोसोल से सॉल्यूट इसमें आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें हायर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि आप इसमें देखेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं इसमें होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को रन कराते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जब चैन को रन कराते हैं तो उस समय मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को पंप करते हैं, जिसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ एक प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। अभी मैं आगे इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, बात जब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की आती है तो आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन स्पेस के बाद प्रेजेंट होता है इसमें इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को आप देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर जो है इन्वेजिनेंट होके, हाईली फोल्ड होके एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये बात आएगी कि आखिर ये इनर मेम्ब्रेन इतना ज्यादा फोल्डेड क्यों होती है?
इसके फोल्डेड होने के पीछे की वजह ये है कि इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स। देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पे ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, एक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है, तीसरा कॉम्प्लेक्स है, चौथा कॉम्प्लेक्स है, और पांचवा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये करते क्या है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स रन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक दोस्तों, बात आती है इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड की। ये इनर मेम्ब्रेन जितनी ज्यादा फोल्ड होगी उतना ही ज्यादा इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स अधिक मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे, इनकी क्वांटिटी अधिक होगी। जब इनकी क्वांटिटी अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करा के एनर्जी का प्रोडक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो है कि आखिर इनर मेम्ब्रेन इतना ज्यादा फोल्डेड क्यों होती है। बात आती है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक पॉजिटिव ग्रेडियंट बन जाता है। दोस्तों इसके पीछे की वजह ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन करा रहा है। ठीक, आप देख सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन है और ये कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, देख सकते हैं आप। ये कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन रन कराता है तो ये कॉम्प्लेक्स जो है मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन को पंप कर देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, देख रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन पंप करता है। सिर्फ सेकंड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो हाइड्रोजन आयन को पंप नहीं करता, क्योंकि इसकी एनर्जी उतना ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत हाई होती, इसलिए हाइड्रोजन आयन को पंप कर देते हैं। इसी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक पॉजिटिव ग्रेडियंट बन जाता है। बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन बताया गया था आपको। आउटर मेम्ब्रेन में आपने देखा था कि आउटर मेम्ब्रेन बहुत बहुत हाईली परमेबल होती है। लेकिन दोस्तों जब इनर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है। अगर हम बात करें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, इन्हीं के लिए हाइयर परमेबल होती है, बहुत ज्यादा परमेबिलिटी होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और वाटर हो गया, इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आते रहें जाते रहें, इनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर शुगर हो गए, न्यूक्लियोटाइड हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए, आयन हो गए, तो भैया ये नहीं आ पाएंगे बिना परमिशन के, बिना जरूरत के, वैसे तो आ ही नहीं पाएंगे ये। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इनके लिए मेम्ब्रेन इम्परमेबल हो जाती है। ठीक, बात आती है दोस्तों क्रिस्टी की, जैसे कि हमने बात की थी। अगर हम क्रिस्टी को जूम इन करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जो है क्रिस्टी जो है अंदर की ओर इन्वेजिनेट होकर फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। ठीक, ये देख रहे हैं ये क्या मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसको हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, सॉरी, देख रहे हैं ये, इसको हम बोल देंगे दोस्तों इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये इनर मेम्ब्रेन है। और आपको जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है दोस्तों, इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जो आउटर मेम्ब्रेन, इसको तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, लिपिड के बनी हुई होती है, और इसमें ये है F1 पार्टिकल जो कि प्रेजेंट है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये F1 पार्टिकल्स हैं। अगर हम F1 पार्टिकल को हम देखते हैं तो ये क्या करता है आप दोस्तों, ये एटीपी के सिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, ये है, आप देख सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, इसको हमने बना दिया इनर मेम्ब्रेन। ये इनर मेम्ब्रेन में स्टेबल होता है। इसका एक बेस पीस होता है जिसको हम एफ नोट पार्टिकल कहते हैं, और ये 12 सब यूनिट का बना हुआ होता है। ठीक, इसको आप देख सकते हैं, इसके व्हील के शेप में होता है, इसको समझ लीजिए एक व्हील है। ठीक है, ये व्हील के शेप में होता है और ये जो है घूमता है, ये घूमता है। ये कितने यूनिट का होता है, 12 सब यूनिट का, ये 12 सब यूनिट का बना होता है। ठीक, और ये व्हील के शेप में होता है। इस पर जब हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी, जब कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे टरबाइन पे वाटर, जैसे टरबाइन पे बांध का पानी गिरता है तो टरबाइन का जो है पुलिया, जो चक्र होता है वो घूमने लगता है बहुत तेजी से, जिसकी वजह से टरबाइन मोटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये व्हील भी बहुत तेजी से घूमता है। ठीक है, इस व्हील से लगा हुआ स्टॉक घूमता है, जिसको हम कहते हैं गामा सब यूनिट, गामा पार्टिकल कहते हैं। ठीक, इस गामा यूनिट से लगा हुआ होता है F1 पार्टिकल। इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इसमें 3 अल्फा यूनिट होता है और 3 बीटा यूनिट होता है। ठीक, इससे बना हुआ होता है। और जब ये घूमता है तब क्या होता है कि
एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस में इस क्रिया को हम बहुत डिटेल में बताएंगे। यहाँ तो सिर्फ हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं समझने के लिए कि F1 पार्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये जो F1 पार्टिकल बात की जा रही थी, F1 पार्टिकल ये प्रेजेंट होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनर चैम्बर की या मैट्रिक्स की। दोस्तों आप देखेंगे कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो चारों ओर से कवर करके एक कैविटी जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। इस कैविटी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। देख रहे हैं, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये देख कवर करके जो है एक कैविटी जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? इस कैविटी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है, कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये सारे कंटेंट इसमें भरा हुआ रहता है, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपने फंक्शन को बेहतर ढंग से परफॉर्मेंस कर पाता है। ठीक, तो दोस्तों ये था माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। दोस्तों जैसा कि बात आपको डिस्कस किया जा चुका है, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एक्चुअली होता क्या दोस्तों, अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन 3 प्रोसेस में होता है। पहला प्रोसेस आता है इसमें ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन हम यहाँ इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक, हम बात करेंगे क्रेब्स साइकिल की और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो कि माइटोकॉन्ड्रियम होता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से ये बना पायरुवेट के। ठीक है, अब ये पायरुवेट चला आता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब मैट्रिक्स के अंदर आ गया। ठीक, अब इस मैट्रिक्स में अब रन कराएगा क्रेब्स साइकिल, रन होती है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से बनता है NADH और FADH2। ठीक है, अब NADH बन जाता है तो आता है इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के जो पहला कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स सीरीज का जो पहला कॉम्प्लेक्स है, उसके पास आता है NADH। ठीक, और FADH2 बनता है तो ये आता है दूसरे कॉम्प्लेक्स पे। अगर जब इसमें FADH2 बनता है तो ये आता है दोस्तों दूसरे कॉम्प्लेक्स पे। इस तरह ये क्या होता है कि इस दोनों कॉम्प्लेक्स पे NADH ये आगे प्रोसेस चलता है और नतीजा ये होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, ATP का सिंथेसिस होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो ATP का सिंथेसिस होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक, लेकिन दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं करता, इसके अलावा आप देखेंगे कि सेलुलर कंपार्टमेंट में कैल्शियम आयन को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसका कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन मेंटेन रखे। अब आप सोचेंगे भाई कैल्शियम आयन को मेंटेन क्यों रखता है? कैल्शियम आयन को मेंटेन इसलिए करता है कि आप देखेंगे कि कैल्शियम एक सेल सिग्नलिंग में एक पाथवे चलता है, कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे, उसके लिए कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है। अगर कैल्शियम आयन कम हो गया या नहीं हुआ तो वो पाथवे नहीं चलेगा। तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है, कैल्शियम आयन को मेंटेन रखता है ताकि कैल्शियम आयन कम ना पड़े या ज्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को एपोप्टोसिस में भी देखा गया है कि एपोप्टोसिस को भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की और फैट मेटाबॉलिज्म में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया कुछ फंक्शंस हैं। तो थैंक यू सो मच आपका इतने शिद्दत के साथ सुनने के लिए। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी सहायता हो सके।